अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं कैश फ्लो, जो आज हमारा टॉपिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा स्टूडेंट, जैसे ही मैंने आप लोगों को कैश फ्लो के बारे में पहले ही डिस्कस किया हम लोगों ने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, पर्पस क्या है, उसमें इम्पोर्टेंस क्या है और किन किन एक्टिविटी में हम उनको मेजर करते हैं, कैसे उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो आप लोग के लिए मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, आप लोग को आसानी होगी और आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोग उसको जल्दी जल्दी जो है ना आप लोग उसको अंडरस्टैंड भी कर लोगे। तो जो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्लास में आ रही थी, आई होप सो कि मैं उसको एड्रेस कर लूँ। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं पहले इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। अच्छा, जैसे ही एक कंपनी होती है वो अपनी इनकम स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, वो मेंटेन करती है, तो वो कैश फ्लो को भी मेंटेन करती है। तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो कैश फ्लो है तो और इनकम स्टेटमेंट है तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इसमें ये है कि हम कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ वो आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो प्योरली कैश के साथ रिलेट होती है, जो सिर्फ और सिर्फ कैश ही रिलेट होती है। इसमें जो है ना नॉन कैश आइटम नहीं होते। इनकम स्टेटमेंट पे हमारे सारे आइटम रिकॉर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, इसमें जो है ना हमारे नॉन कैश आइटम होते हैं, जो खासकर जो डिप्रेसिएशन से, एमोटाइजेशन से, इसी तरह और बहुत से नॉन कैश आइटम में जो वहाँ पे रिकॉर्ड तो होते हैं लेकिन उनका कोई कैश इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनती है ये प्योरली हम इसलिए बनाते हैं कि इसमें जो है ना कंपनी के जो सर्वाइवल है वो हम मेजर कर सके कि भाई बिजनेस अगर है तो उसके पास अगर सफिशिएंट कैश फ्लो है तो वो सरवाइव बेहतर कर सकती है कि इंस्टेंट ऑफ अगर उसके पास सफिशिएंट कैश फ्लो ना हो। तो एक बिजनेस है वो लॉस कर रही है लेकिन अगर उसके पास सफिशिएंट कैश फ्लो पड़ी हो तो वो, या उनके पास एक्सेस हो, उनके जो कैश इक्विवेलेंट है, लिक्विडिटी, इजीली लिक्विडेबल आइटम जो होते हैं जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, वहां तक उनका एक्सेस हो तो वो फिर भी सरवाइव कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया हमारे पास। अब ये पर्पस क्या है इसका, इंपॉर्टेंस तो हमने समझ लिया। अब ये कैश फ्लो का पर्पस क्या है, मेन पर्पस इसका क्या है कि हम कैश फ्लो मेंटेन करते हैं। पर्पस ऑफ कैश फ्लो, तो जी पर्पस ऑफ कैश फ्लो का ये है कि इट शो द इन इक्विटी दैट व्हाट कैश फ्लो ऑफ एन इक्विटी हैव बीन। नंबर सेकेंड इसका क्या पर्पस है, टू मेक असेसमेंट ऑफ व्हाट द कैश फ्लो इफ द इक्विटी माइट बी इन अ फ्यूचर। सिर्फ ये थोड़ी है कि हम जो है ना इसके कैश फ्लो को देख ले कि भाई उसके पास कैश कैश, बल्कि ये हमें ये भी बताती है कि इनकी फ्यूचर में जो कैश है वो क्या हो सकती है। तो ये मेन पर्पस इसका ये है। अच्छा, मैंने जैसे आप लोग के साथ बात की कि इसमें जो है ना हम दो आइटम, सॉरी, कैश और कैश इक्विवेलेंट हम इसमें काउंट करते हैं। अब ये कैश और कैश इक्विवेलेंट होते क्या है। कैश तो जैसे सिंपली मैंने कहा कि कैश तो हमारे पास कैश इन हैंड या पेटी कैश जो हमारे पास पड़ा हुआ है, या हमारे कैश एट बैंक जो हमारे बिजनेस अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, पेटी कैश एंड कैश एट बैंक, बिजनेस बैंक अकाउंट। मैं लिए लिखूंगा बिजनेस बैंक अकाउंट, ये हमारे कैश है, कैश आइटम होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारा दूसरी जो मैंने बात की कि वो होते हैं कैश इक्विवेलेंट होते हैं। अब ये कैश इक्विवेलेंट कौन से आइटम होते हैं। कैश इक्विवेलेंट
हमारे पास वो आइटम होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट में, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो विदाउट एनी रिस्क, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट एनी इनसिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं हो कि हम कह सके कि भाई ये हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास एक्सेस हो, हम इसको इजीली कन्वर्टेबल के, जैसे हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गए या शॉर्ट टर्म्स हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सारे हमारे कैश इक्विवेलेंट में आ जाते हैं। चलिए, अच्छा कैश फ्लो जो है ना उसका, उसके जो मेथड्स हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स, हमारे पास टू मेथड्स हैं इसके, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, हम प्योरली इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसा है, इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज होती हैं? इसमें मेनली 3 एक्टिविटीज होती है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारे पास कौन कौन से आइटम है जिसको हम ऐड कर ले कि भाई ये आइटम हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो स्टार्ट हम लेते हैं नेट इनकम बिफोर टैक्स। यहां से हम स्टार्ट लेते हैं कि जो हमारा नेट इनकम है बिफोर टैक्स, हम वहां से स्टार्ट ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें एड बैक कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे नॉन कैश आइटम होते हैं डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डिप्रिसिएशन हमारे नॉन करंट एसेट्स के ऊपर लगता है जो टेंजेबल होते हैं, एमोटाइजेशन हमारे नॉन करंट एसेट्स इनटेंजेबल पर होता है। नॉर्मली जो इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं वो हमारे पास जो है ना नॉर्मली ही वो नॉन करंट एसेट जो है ना वो, सॉरी, इनटेंजेबल एसेट नॉन करंट एसेट ही होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज प्लस माइनस करते हैं, हम प्लस करते हैं इसमें लॉस ऑन डिस्पोज ऑफ एसेट्स और माइनस करते हैं हम गेन ऑन डिस्पोज ऑफ एसेट। सॉरी, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़े से हैं तो काइंडली मैनेज कर लेना। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम प्लस या फिर माइनस करते हैं हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, जिसको मैं वर्किंग कैपिटल भी कह सकता हूं। अब चले, प्लस और माइनस वर्किंग कैपिटल को हम कैसे कर सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं एक गोल्डन रूल रख रहा हूं कि जब भी when there is increase in your current asset, आपने क्या करना है, you just simply minus this from your cash flow। जब भी आपके पास आपके करंट एसेट में इंक्रीज आएगा, आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट एसेट्स को जो इंक्रीज आएगा, जो इंक्रीज अमाउंट होगी, आपने वो माइनस कर देनी है। दूसरा, when there is decrease in your current assets, आपने क्या करना है कि जब आपकी करंट एसेट के अंदर डिक्रीज आ जाए, जो डिक्रीज अमाउंट होगी वो आपने ऐड बैक करनी है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब आते हैं करंट लायबिलिटी के ऊपर। अगर मैं ये कह दूं कि ये सिर्फ मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए बात नहीं करता हूं, लेकिन चलें फिलहाल यहां तक लिख लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके करंट लायबिलिटी में इंक्रीज है, इंक्रीज इन योर करंट लायबिलिटी, आपने प्लस कर देना है, और अगर डिक्रीज है आपके करंट लायबिलिटी में, आपने
माइनस कर देना है। इस चीज में आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, ये गोल्डन रूल है। इस गोल्डन रूल में आप लोगों ने एक और चीज ऐड कर देनी है, ये तो मैंने सिर्फ आप लोग के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए लिख लिया, लेकिन यही रूल आपकी तीनों एक्टिविटी के लिए यूज होता है बाकी जो एसेट्स है। मींस कि यही रूल आप अपने नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं। नॉन करंट जो एसेट्स है और करंट एसेट्स, तो यही रूल आप अपने करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें हम दो चीजें करते हैं। एक, कैश रिसीव्ड आर पेड अगेंस्ट property, plant and equipment means fixed assets. कैश रिसीव करोगे या पे करोगे। अब कैश रिसीव किस सूरत में करते हो, कैश रिसीव किस सूरत में करते हो, जब आप सेल ऑफ फिक्स एसेट करते हो। कैश पे किस सूरत में करते हो, जब आप परचेज ऑफ फिक्स एसेट करते हो। तो जब आप कैश रिसीव करोगे मींस कि आपके पास कैश इन हो रहा है, तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में उसको प्लस कर देना है। जब आपसे कैश जाएगा तो मींस कि आपसे कैश आउट हो रहा है, आपने माइनस कर देना है। ये सिंपल रूल लिखे और जो लॉजिक्स है उसके पीछे ना बाकी। तो आई होप सो कि आप लोग इसको जो है ना क्या कर लोगे, आप लोग इंशाल्लाह जो एडजस्टमेंट्स होंगी उसको फिर मजीद हम देखेंगे। लेकिन जब सिंपल आपके पास कैश फ्लो को बनाने के लिए जब आएगा कि आप इनकम स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट से बनाए, तो आप लोग इजीली बना सकोगे। फिर जब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगर कोई एडजस्टमेंट्स हुए तो एडजस्टमेंट को कैसे हम लोग करेंगे, तो वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप लोग ये देख ले। नेक्स्ट जो आइटम है वो है इंटरेस्ट का पार्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। फॉर एग्जांपल आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कोई कैश इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपसे क्या जाएगा, कैश आउट होगा, कैश आउट होगा, कैश जाएगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैश आउट होगा, तो आपने माइनस कर देना है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, इसके अगेंस्ट या तो आपने किसी कंपनी के शेयर लिए होंगे, तो जब शेयर लिए होंगे तो डिविडेंड क्या करोगे, रिसीव करोगे। तो जब डिविडेंड रिसीव करोगे, आपने क्या कर दिया, डिविडेंड रिसीव किया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। या आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, जब बॉन्ड्स खरीदे तो आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे। तो जब इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो आपने क्या कर दिया, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जो आपसे कैश आउट हो रहा था, उसके अगेंस्ट आपने या तो डिविडेंड या तो शेयर खरीदे होंगे किसी कंपनी के, जिसके अगेंस्ट आप हर साल डिविडेंड रिसीव करते हो, या किसी और कंपनी के आपने बॉन्ड्स लिए होंगे या डिबेंचर लिए होंगे जिसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो। तो इसमें मेनली हमारे पास ये दो चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास दो चीजें होती है। कैश पेमेंट वही सिंपल हिसाब है, कैश फ्लो में नॉर्मल यही चीजें चलती है कि या तो आप कैश रिसीव करोगे या कैश पे करोगे। तो इसमें जब मैं बात कर लूँ कि फॉर एग्जांपल एक बात कर लूँ, तो ये उसका उलट होगा दूसरा एक्टिविटी, कि अगर मैं कहूँगा कि मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ, सॉरी कैश पे कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं पेड की बात कर लेता हूँ, कैश
पेमेंट है, तो कैश पेमेंट मैं किस चीज के अगेंस्ट कर रहा हूँ? या तो मैं क्या कर रहा हूँ कैश पेमेंट, या तो मैं ये कर रहा हूँ कि बाय बैक कर रहा हूँ। बाय बैक नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज अपने ही शेयर्स को बाय बैक कर लेती है अंडर कंपनी एक्ट 2017, इफ आई एम नॉट और मेरे ख्याल में सेक्शन 88 है, जिसमें से जो है ना लिस्टेड कंपनीज बाय बैक करती है, अपने ही शेयर को बाय बैक कर लेती है। ये नॉर्मली वो कंपनियां करती है कि वो कहती है कि हमने जो मेंबर्स बने हुए हैं, तो इन डिसीजन में जो जिनका इन्फ्लुएंस होता है, तो डिसीजन को ख़त्म करने के लिए कि हमारे पास डिसीजन अपना ही हो, हम डिविडेंड को खुद डिक्लेयर कर ले, तो ये वही कंपनियां करती है कि भाई हमको बाय बैक कर लेती है ताकि ये जो डिसीजन पावर है वो उनके पास आ जाए। नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज करती है। या कैश के पेमेंट क्या कर दिया था, आपने शेयर्स को बाय बैक कर लिया या रिडीम कर लिया किसी चीज को आपने, या तो बॉन्ड्स को किया होगा या अपने और किसी चीज को कर दिया, डिवेंचर्स को। दूसरा केस क्या है, या आप क्या करते हो, जो इश्यू कर ले किसी के होंगे आपने या किसी जगह से आपने लोन लिया होगा, तो जो लोन लिया होगा उसके ऊपर आप हर साल इंटरेस्ट भी करोगे, और इंटरेस्ट के साथ आप उसको क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करोगे। तो लोन जो लिया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करोगे, ठीक है। या आप बॉन्ड्स को, जैसे मैंने बात की, बॉन्ड्स को रिडीम कर लेते हो। दूसरी हमारे पास क्या सोल्यूशन है, बिल्कुल इसके उलट है। जो कैश रिसीव हम करते, रिसीव कैसे करते, कैश रिसिप्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कैश रिसिप्ट हम कैसे करते हैं जब हमने शेयर को बाय बैक किए थे तो इसको इशू भी किए होंगे, तो जब इशू करते हैं तो मीन्स कि जब आप शेयर को इशू करते हो तो आपके पास पैसा आता है, तो आपने क्या कर दिया, अपने कैश फ्लो में उसको प्लस कर दिया। या आपने क्या कर दिया, इशू के बाद आपने किसी किसी कंपनी से, किसी बैंकिंग कंपनी से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने क्या कर दिया, लोन ले लिया। तो जब लोन लिया तब भी आपके पास पैसा आ गया। या आपने क्या कर दिया, अपने बॉन्ड्स को इशू कर दिया, बॉन्ड्स को इशू किया तब भी आपके पास पैसा आ गया। तो ये दो चीजें इंटरलिंक है। जब आप शेयर इशू करते हो तो आपके पास पैसा आता है, लोन लेते हो तो पैसा आता है, बॉन्ड लेते हो तो पैसा आता है। अब ये तीन चीजें, जब आपने तीन चीजें से अगेंस्ट पैसे आपने रिसीव कर दिए, तो ये उसके जो है ना, आपने जब शेयर को इशू किया तो आप लिस्टेड अगर कंपनी हो तो आपने उसका बाय बैक कर लिया। तो जो इशू किया था, जो पैसे आए थे, आपने वापस कर दिए। तो जब आपने वापस कर दिए तो आप यहाँ पे सिंपली उसको क्या कर लेते हो, माइनस कर लेते हो। बॉन्ड्स जो आपने इशू किए थे उसको आपने क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। मतलब है कि आपको उस मैच्योरिटी डेट हो गई, आपने उसको रिडीम कर दिया, वापस बुला लिया, तो आप वापस आ गए, तो आपने जो बॉन्ड्स होल्डर से पैसे लिए थे वो आपने वापस कर दिए। अब जो पैसे लिए थे और बॉन्ड्स जो लोन लिया था उसके ऊपर आपने सर्टन पेमेंट की, इंटरेस्ट हर साल करते हो और बॉन्ड्स होल्डर को भी करते हो, और प्रिंसिपल अमाउंट भी साथ साथ वापस करते हो। तो जब ये चीज़ें आप वापस करते हो, पैसे जाते हैं, तो आप अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको माइनस करते हो, और जब आपके पास पैसे आते हैं, जब आप उसको इशू करते हो या लोन लेते हो तो बॉन्ड लेते हो, तो पैसे आपके पास आ जाते हैं, आप उसको प्लस कर लेते हो। आई होप सो कि ये जो छोटा सा लेक्चर है इसमें मैंने आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे वो एड्रेस किए होंगे। अगर इसके अलावा अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे लिख के दे दें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के वो उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकूँ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर यू हैविंग योर टाइम। मैंने आप लोगों का कीमती टाइम ले लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।